नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी। आज पुनः हम जो पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के सिद्धांत टॉपिक, उसको पूरा करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में हमने 3 प्रमुख सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था सिगमंड फ्रायड का, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद शरीर की रचना के आधार पर भी व्यक्तित्व के सिद्धांत हमने पढ़े थे। इस आधार पर शेल्डन और क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। फिर उसके बाद शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। शील गुणों की सर्वप्रथम व्याख्या ऑलपोर्ट ने की थी और ऑलपोर्ट ने भी शील गुणों के 2 प्रकार बताए थे, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। साथ ही शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाले मैककिन कैटल भी थे और मैककिन कैटल ने भी स्रोतशील गुण और सतही शील गुणों के रूप में व्यक्तित्व की व्याख्या की थी। तो साथियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व। टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता और व्यक्तित्व। व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद हम व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम सिद्धांत ले रहे हैं। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, 3 सिद्धांत हम पढ़ चुके। चौथे सिद्धांत के रूप में हम व्यक्तित्व का सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण का व्यक्तित्व का सिद्धांत, सामाजिक दृष्टिकोण का व्यक्तित्व सिद्धांत। देखिएगा, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर या समाज में व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर जब किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं तो वो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण हुआ। इस सिद्धांत को देने वाले या इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं या जनक हैं वो कार्ल जुंग थे। कौन थे? कार्ल जुंग। और इन्हीं को जो है कार्ल युंग भी कहा जाता है। तो कार्ल जुंग या कार्ल जुंग जो थे वो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत बताने वाले एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये जो कार्ल जुंग है ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। मूलतः आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कार्ल जुंग ने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं वो मुख्यतः 2 बताए हैं। नंबर 1 अंतर्मुखी और नंबर 2 बहिर्मुखी। कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी, ये 2 प्रकार बताए हैं। तो कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो कितने बताए हैं? 2। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। परंतु प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो आपको 3 ध्यान रखना है। एक तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी जो कार्ल जुंग के द्वारा बताया गया है, और तीसरा है उभयमुखी, यानी जिस व्यक्ति में आवश्यकतानुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने की प्रवृत्ति हो, यानी आवश्यकतानुसार वो अंतर्मुखी हो जाता हो और आवश्यकतानुसार वो बहिर्मुखी हो जाता हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसे उभयमुखी व्यक्तित्व का
व्यक्ति माना जाता है। और ये जो प्रकार है वो कार्ल जुंग ने नहीं बताया, ये जो उभयमुखी प्रकार है वो कार्ल जुंग के शिष्यों ने बाद में ये प्रकार बताया था। तो तीसरा जो प्रकार है कह सकते हैं उभयमुखी। तो व्यक्तित्व का जो उभयमुखी प्रकार है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा कार्ल जुंग के शिष्यों के द्वारा। और व्यक्तित्व के जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रकार हैं वो कार्ल जुंग के द्वारा दिए गए हैं। फिर एक बार ध्यान रखें, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जबकि सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जो सिद्धांत है या सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब इन्हें पुनः थोड़ा सा समझिए। अंतर्मुखी का आशय क्या है, बहिर्मुखी का आशय क्या है? तो अंतर्मुखी नाम से स्पष्ट है, जिस व्यक्ति के अंदर ही अंदर विचार चलते रहते हो, वह विचारों को स्पष्ट रूप से रख नहीं पाता हो, एकांत प्रिय हो, संकोची हो, आत्मचिंतन खूब करता हो, अध्ययनशील भी होगा, अपनी बात को कहने में उसे शर्म आएगी, लज्जाशील का गुण उसके अंदर होता है, इनके ये गुण होते हैं। यानी अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं या गुण कह सकते हैं। एकांत प्रिय, संकोची, आत्मचिंतक, अध्ययनशील, लज्जाशील आदि इनके गुण हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब इस प्रकार के लक्षणों वाले या यूं कहें अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं, वो गणितज्ञ या कहें वैज्ञानिक या दार्शनिक बनते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न है कि भाई गणितज्ञ है कोई व्यक्ति या वैज्ञानिक है या दार्शनिक है, तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा? आपको आंसर लगाना होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों को बाहर व्यक्त नहीं कर पाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्मुखी में कौन कौन आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, तो गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक। ये एग्जाम्पल है। लक्षण कैसे होंगे? एकांत प्रिय, संकोची, आत्मचिंतक, अध्ययनशील, लज्जाशील, ये उसके लक्षण हैं अंतर्मुखी व्यक्ति के। तो ये सिगमंड फ्रायड ये कार्ल जुंग द्वारा बताया गया एक प्रकार था व्यक्तित्व का। और दूसरा भी जो बताया है बहिर्मुखी, उस व्यक्ति लक्षण क्या होते हैं? जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी टाइप का होता है, बहिर्मुखी प्रकार का होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? बहुत बाचाल, यानी बहुत ज्यादा बातें करता है, निडर होता है, उसको अपनी बात कहने में, सही बात कहने में डर नहीं लगता है। समाज सेवा की भावना भी उसके अंदर होती है। अपने समूह में, अपने जो ग्रुप होता है उसमें वो लोकप्रिय भी होता है। हमेशा आशावादी रहेगा, निराश नहीं होगा, बोलने में बहुत अनुभवी होता है, व्यवहार कुशल होता है। ये सब इनके लक्षण हैं बहिर्मुखी व्यक्ति के। और ऐसे व्यक्ति कौन बनेगा? नेता होगा। नेता में ये सब लक्षण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कौन हो? नेता होगा या क्रांतिकारी होगा, कुछ स्पेशल करेगा, आंदोलन, हड़ताल, क्रांतिकारी गुण उसके अंदर होते हैं। व्यापारी है, अपनी चीज बेचना, दूसरों से पैसा कमाना, ये भी बहिर्मुखी में आता है। तो व्यापारी भी किस में आएगा? बहिर्मुखी में आएगा। आंदोलनकारी भी अपन कह सकते हैं, वो भी बहिर्मुखी में आएगा। वकील है, वकील भी दूसरों का केस लेता है, केस जितवाता है, अपनी बात को रखता है कोर्ट में, तो वकील भी जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को बाहर व्यक्त करता है, उसमें उसे कोई संकोच या डर नहीं होता है। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं ये किस आधार पर हैं? सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हैं। और ये प्रकार किसने बताए हैं? कार्ल जुंग ने ये प्रकार जो है बताए हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रकार की। तीसरा जो प्रकार है उभयमुखी, वो कार्ल जुंग के शिष्यों द्वारा, उसके जो अनुयायी या शिष्य थे उनके द्वारा बताया गया प्रकार है। और उभयमुखी का आशय क्या है? जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर्मुखी यानी समय आवश्यकता अनुसार वो अंतर्मुखी हो जाता हो और समय आवश्यकता अनुसार वो
बहिर्मुखी हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं, या यूं कहें उसका व्यक्तित्व उभयमुखी प्रकार का होता है। इसमें खास तौर से शिक्षक जो है उभयमुखी में आता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इनका जो पहचान का क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स नहीं है, पर फिर भी जो मुख्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और लक्षणों के आधार पर भी इस प्रकार के व्यक्तित्व की आप पहचान कर सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट होता है सामाजिक दृष्टिकोण का व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसके बाद एक और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, बाकी और भी छोटे छोटे सिद्धांत हैं, तो अपन देखते हैं। देखिए, अगला जो सिद्धांत अपन देख रहे हैं वो है मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। पांचवा है मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। पहले तो लिख लीजिए, इसके जो प्रतिपादक हैं स्प्रेंगर। इस सिद्धांत को देने वाले कौन है? स्प्रेंगर ने सिद्धांत दिया है, और स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के स्प्रेंगर ने। एक एक से देखते हैं। देखिए, थोड़ा सुन लीजिए। मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन मूल्य क्या है, वो कैसा सोचता है, तो मूल्यों के आधार पर देखते हैं। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया है, या व्यक्तित्व सिद्धांत किसने दिया है? स्प्रेंगर ने दिया है। और स्प्रेंगर ने कुल कितने जो प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, उनकी संख्या 6 है। पहला कौन सा है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। देखिएगा, वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करने में सिद्धांत का पालन करता है, नहीं उसके कुछ रूल्स, कुछ नियम्स होते हैं, वो अपने सिद्धांतों को अधिक पसंद करता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, अब अपन स्वामी रामदेव को अपन ले लें, तो स्वामी रामदेव की जो अनुयायी है या उसकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने धारण कर ले, उसके अकॉर्डिंग चले। मतलब किसी महापुरुष के जो आदर्श होते हैं उन्हें भी वो अपना लेता है, मतलब उस व्यक्ति कुछ सिद्धांत बना लेता है, कुछ नियम बना लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब देखिएगा, दूसरा जो प्रकार है वह आर्थिक व्यक्तित्व है। आर्थिक व्यक्तित्व, तो इसमें नाम से क्लियर है। अरे अब जब मान लो कि वह व्यक्ति जो हमेशा धन की समृद्धि के लिए या धन प्राप्ति के लिए ही क्रिया करते हैं, मतलब उसकी हर क्रिया कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति के लिए है, पैसे की प्राप्ति के लिए है, तो उस व्यक्ति में कैसा व्यक्तित्व माना जाएगा? आर्थिक व्यक्तित्व माना जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व, तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, समाज सेवा काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक भलाई जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, वो उद्देश्य अपना बना लेता है कि मुझे समाज में ही काम करना है, समाज की भलाई के लिए काम करना है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा? सामाजिक व्यक्तित्व माना जाएगा, जो कि स्प्रेंगर द्वारा बताया गया व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार है। चौथा देखते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व क्लियर है नाम से ही, वह व्यक्ति जो हमेशा राजनीतिक दांव पेच में सक्रिय रहते हैं, राजनीति में
जुड़ा व्यक्ति है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, टिकट के दांव पेच लगाना, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे किसी को पछाड़ देना है, तो वो इसी चीज में लगा रहता है। या नहीं भी है तो राजनीतिक चर्चा ही करते रहेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे क्या होगा। इस प्रकार की चर्चाएं करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व उसका कैसा होगा? राजनीतिक व्यक्तित्व होगा, जो कि स्प्रेंगर द्वारा बताया गया चौथा प्रकार है। नेक्स्ट नंबर 5, धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक व्यक्तित्व कोई भी क्रिया धार्मिक संप्रदाय के अनुसार करने वाला व्यक्ति, यानी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो धार्मिक जरूर सोचेगा, ये काम धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, धर्म के अनुसार गलत काम है। उसकी हर क्रिया में, उसके हर क्रियाकलाप में जो है धार्मिकता झलकेगी। यानी वो कंसेप्ट माइंड में हर चीज को धार्मिक लेके चलेगा कि इसकी कहीं धर्म की इससे हानि तो नहीं हो रही, ये चीज धार्मिक है कि नहीं, धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत है कि नहीं। तो धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत जो व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा कहलाता है? धार्मिक व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा स्प्रेंगर ने बताया है। और लास्ट में स्प्रेंगर ने कुल 6 बताए हैं। छठवां है वो है कलात्मक व्यक्तित्व। कलात्मक व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्ति कला और सौंदर्य का पुजारी होता है, उसे कलात्मक चीजें, कलात्मक वस्तुएं अच्छी लगती हैं, उनकी वो पूजा जैसी करता है, उनको बहुत मानता है, पसंद करता है, प्रेम करता है। तो ऐसे व्यक्ति में कौन कौन आता है? जैसे कवि है, चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं। ये व्यक्ति क्या है? कला के पुजारी होते हैं। तो इनका व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा? कलात्मक व्यक्तित्व माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, व्यक्तित्व के जो सिद्धांत थे वो पूरे होते हैं। तो पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। दूसरा कौन सा पढ़ा था? शरीर की रचना के आधार पर, जिसमें एक तो सेल्डन था और दूसरा क्रेचमर था। तीसरा अपन ने सिद्धांत जो पढ़ा था शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांत, उसमें ऑलपोर्ट का सिद्धांत पढ़ा था और मैकिन कैटल का सिद्धांत पढ़ा था। आज हमने व्यक्तित्व का सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, कार्ल जुंग वाला सिद्धांत पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ल जुंग ने कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए। और तीसरा प्रकार किसने बताया? उनके शिष्यों ने बताया था। तो सामाजिक आधार पर प्रकार कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। तो ये सिद्धांत किसने दिया? स्प्रेंगर ने दिया था। कुल 6 प्रकार बताए। कौन कौन से? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक व्यक्तित्व। इस प्रकार से व्यक्तित्व के जो जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो पूरे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं, थोड़े से उनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट 6वां अपन देखते हैं, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय टॉपिक नाम से हमने जो टॉपिक बढ़ा था, आप मनोविज्ञान के संप्रदाय टॉपिक जो हमारा वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं और विस्तृत इस सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हैं। परंतु पुनः मैं आपको बता देता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जीता है, जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जीता है, अर्थात व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व काम करता है। अब जैसे अपन ने सिद्धांत में पढ़ा था मनोविज्ञान संप्रदाय वाले टॉपिक में कि अब्राहम मैस्लो इस सिद्धांत के जनक हैं, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो ने मांग या आवश्यकता के कुल कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार बताए थे। सबसे पहला प्रकार कौन सा बताया था? शारीरिक मांग या दैहिक मांग। मतलब व्यक्ति सर्वप्रथम क्या करता है? अपने शरीर की या देह की इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है। रोटी और जो है कपड़ा के लिए काम करता है, खाने पीने के लिए काम करता है। उसकी शारीरिक आवश्यकताएं जो है, यौन इच्छा है या उसकी जो भूख है, प्यास है, उसे मिटाने के लिए काम करता है। तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? उस व्यक्ति का शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व उसका होगा। अब उसके पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, यानी रोटी, कपड़ा और ये खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो सुरक्षा की मांग
यानी अर्थात घर वगैरह बनाने के लिए काम करता है तो उसका व्यक्तित्व वैसा होता है। घर वगैरह बन जाता है उसका, फिर वो समाज की मांग करता है, भी लोगों के साथ रहना है, समाज से घुल मिल के रहना है, तो उस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, तो ऐसा वैसा व्यक्तित्व बन जाता है। फिर समाज में रहता है तो समाज से वो अपेक्षा करता है कि मेरा समाज में सम्मान हो, तो ऐसे वो कार्य करेगा जिससे सम्मान की प्राप्ति होती हो, तो उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। और लास्ट में इसकी सारी इच्छाएं पूरी जब हो जाती हैं तो उसको लगता है कि भाई अब तो मेरे पास सब कुछ है, तो थोड़ा सा भजन कर लूँ, पूजा कर लूँ, या जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति वो काम करने लगता है, तो उसका व्यक्तित्व तो कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये था अब्राहम मैस्लो का मांग या आवश्यकता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की मूल बात यह है कि व्यक्ति की जैसी आवश्यकता होती है उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का होता है। इसके अलावा कुछ और भी सिद्धांत थे जिसमें हेनरी मुर्रे का सिद्धांत है, उसका थोड़ा डिस्कस पर करते हैं। हेनरी मुर्रे का सिद्धांत, हेनरी मुर्रे का सिद्धांत। हेनरी मुर्रे ने अपना सिद्धांत दिया था उसमें कुल 40 मांगें बताई थी। तो ध्यान क्या रखना है, इसमें सबसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण एक ही बनता है कि हेनरी मुर्रे के सिद्धांत में उन्होंने कुल कितनी मांगें बताई थी व्यक्ति की, तो 40 मांगें बताई थी। तो मतलब जो हेनरी मुर्रे सिद्धांत है वह भी मांग या आवश्यकता का सिद्धांत है, परंतु वहां पर आवश्यकता या मांगों की संख्या कितनी थी, 40, जबकि अब्राहम मैस्लो के में संख्या कितनी थी, 5। इस प्रकार से लगभग व्यक्तित्व के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत पूरे हुए, कंप्लीट हुए। और आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है व्यक्तित्व वाले टॉपिक से ही रहेगा, परंतु व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो पूरा रहेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है कल अपलोड किया जाएगा 10 सितंबर को। उस वीडियो में व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में बताया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि व्यक्तित्व मापन की विधियों वाला जो टॉपिक है उसे मिस ना करें और उसे अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।